बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं प्रोफेसर मोहम्मद वकास सलीम आपको अपने चैनल राज़ी एजुकेशन इनसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं जो आपके लिए सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो है केमिस्ट्री। और उसमें जो हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, एक तो उसमें हम इंट्रो करेंगे कि किस तरह से हमारा जो पेपर पैटर्न होगा, और उसमें जो बुनियादी पहला आर्टिकल है एटम्स को समझने वाला बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, उसको हम समझेंगे। तो आइए बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे केमिस्ट्री पार्ट 1 FSC। उसमें हमारी जो पेपर पैटर्न है उसके जो मार्क्स की डिवीजन है वो कैसे होगी। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये पेपर पैटर्न है हमारे पास। आपका जो टोटल पेपर होगा केमिस्ट्री का वो 85 मार्क्स का होगा। इसी तरह फिज़िक्स का और बायोलॉजी का पेपर भी 85 मार्क्स का होता है, ठीक है। और केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में और बायोलॉजी में आपके जो क्वेश्चंस हैं और जो मार्क्स की डिवीजन्स हैं वो तकरीबन एक जैसी होती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन होता है, जैसे आप मैट्रिक में भी देख चुके हैं, तो वहाँ पे सबसे पहला पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको MCQs दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इसमें आपकी बिल्कुल भी मिस्टेक कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जहाँ पे भी आप मिस्टेक करेंगे इसका मतलब आपका एक नंबर कट जाएगा। हर MCQ जो होगा वो एक नंबर कैरी करेगा। तो हमारे पास टोटल 17 MCQs होंगे और हर एक क्वेश्चन का नंबर 1 होगा, ठीक है। तो ये कंपलसरी है और इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो MCQ होते हैं ये आपके बुक के जो लास्ट पे एक्सरसाइज होती है वहाँ से बनते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं कि हर दफ़ा वहाँ से बने, ठीक है। तो हमें थॉरली हर चीज़ को प्रॉपरली और कीनली देखना होगा, ठीक है, ताकि हम मैक्सिमम जो है इसमें मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। देन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये टोटल 44 मार्क्स के होंगे, लेकिन इनकी डिवीजन जो है वो 3 तरह से की जाती है। हमारे पास टोटल 33 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिनमें से 11 क्वेश्चंस की हमें चॉइस होती है। तो जो पहला आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें, जिसको क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQ वाला हो गया, तो इसमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 8 करने होंगे और हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 होंगे, 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 9 होंगे, जिसमें से आपने 6 जो है वो ऑब्टेन करने उसको आपने सॉल्व करना होगा। तो आपके पास टोटल ये 22 क्वेश्चंस हैं जो आपने हल करने होंगे और उनके टोटल 44 मार्क्स बनेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट लॉन्ग क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव ही में आएंगे तो दे कैरी 24 मार्क्स। और हर क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 से ये स्टार्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पार्ट ए होगा एंड पार्ट बी होगा, दोनों के 4-4 नंबर होंगे और इस तरह एक क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9, ये टोटल 5 क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से आपने 3 सॉल्व करने हैं, ठीक है। 3 सॉल्व करना कंपलसरी है, अगर वो नहीं करेंगे तो नंबर कटेंगे। तो इस तरह टोटल हमारे पास 24 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चंस के होंगे, 44 मार्क्स आपके पास सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे और ऑब्जेक्टिव में 17 मार्क्स आपके पास MCQs के होंगे, जिसमें कोई चॉइस नहीं है। तो इनको अगर हम टोटल काउंट करें तो वो 85 बनते हैं। सो ये तो था आपका पेपर पैटर्न। नाउ वी विल मूव आवर एक्चुअल टॉपिक विच इज़ एटम, ठीक है। हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है यहाँ पे एटम था और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि केमिस्ट्री में वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिकली हमें सीखने हैं और आने वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें वो हमें हेल्प आउट करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसमें सीखना है एटम, ठीक है, एटम क्या चीज़ है। फिर आप सीखोगे मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद आयन, फिर मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। फिर हम कैसे किसी कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं, किस तरह उसका एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सो ऑन। फिर एवोगैड्रोस नंबर वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। इसमें फर्दर कुछ नई चीज़ें भी आएंगी, वो भी हम एक एक करके इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले वी विल मूव टुवर्ड्स टॉपिक एटम। तो एटम में, एटम को समझने से पहले हमें इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पता होना चाहिए इसके, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम अगो क्या पता था जी, लॉन्ग टाइम अगो यानी काफ़ी अरसा पहले ये लोग मानते थे जो मैटर है ना, मैटर मादा को बोलते हैं, ठीक है। उर्दू में आपने अगर उर्दू मीडियम में पढ़ा था तो इसको मादा बोलते हैं।
मैटर। अब मैटर की जो पूरी डेफिनेशन है वो दो आपके पास इसकी बेसिक प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाती है। सबसे पहले मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका अपना कोई वेट होता है, ठीक है। एवरीथिंग विच कैरी वेट एंड हैविंग वॉल्यूम, जो जगह घेरती है और वजन रखती है, विल बी नोन एज मैटर। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। अच्छा, पहले ये समझा जाता था, काफ़ी पहले की बात है, कि जो मैटर है ये इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनी है, ठीक है। मैटर किन से मिलके बनी है? इंडिविजिबल पार्टिकल से, यानी ऐसे पार्टिकल से मिलके बनी है जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते या फर्दर उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये तो काफ़ी पुराना था और इसमें कोई लॉजिकल या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, ठीक है। तो ये समझना कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते या मैटर जो छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है जिसको हम बाद में एटम बोलते हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते, ये गलत बात थी। इसके बाद ग्रीक्स का क्या नज़रिया था? अब ग्रीक्स का ये नज़रिया था, ये जो हमारे पास मैटर है ना, जिससे जो मैटर है जिससे मिलके बनी है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। उन्होंने कहा इंडिविजिबल पार्टिकल्स नहीं है, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीक्स के अकॉर्डिंग अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं, मैटर को डिवाइड करते हैं, इसको फिर डिवाइड करते हैं एंड सो ऑन, ये हम डिवाइड करते ही चले जाते हैं तो हम एक बेसिक यूनिट पे पहुंच जाएंगे, बेसिक यूनिट पे। मतलब ग्रीक्स का ये मानना था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करें, फिर डिवाइड करें एंड डिवाइड करते चले जाएं तो हम इस बेसिक यूनिट पे पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मार्कर है, ठीक है। इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, उसका एक हिस्सा उसको फर्दर दो में, उनमें से कोई एक हिस्सा लेके उसको फर्दर दो में, ऐसे करते 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 हम एक ऐसे बेसिक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ग्रीक्स के अकॉर्डिंग इस बेसिक यूनिट को हम बोलते हैं एटमस, ठीक है। एटमस, एटमस मीन इंडिविजिबल, जिसको हम मज़ीद तकसीम ना कर सकते हों, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखें। जो एटमस है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब था इंडिविजिबल, यानी ऐसी चीज़ जिसको मज़ीद तकसीम ना किया जा सकता हो। तो ग्रीक्स में वो जो फिलोसफर था वो कौन था जिसने ये थीरी दी थी? उसका नाम था डेमोक्राइटस, ठीक है। डेमोक्राइटस वाज द साइंटिस्ट हु प्रपोज अ थीरी दैट इफ़ वी डिवाइड मैटर फर्दर एंड फर्दर वी विल रीच टू अ बेसिक यूनिट, ठीक है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे। और इस बेसिक यूनिट का नाम उन्होंने क्या रखा? एटमस। और एटमस का मतलब है इंडिविजिबल, और इसी से बाद में वर्ड एटम बना, ठीक है। और ये किसकी थ्योरी थी? डेमोक्राइटस की। ही वाज द साइंटिस्ट। तो इस नज़रिए के मुताबिक अगर ग्रीक्स के नज़रिए को देखा जाए तो एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। एटम होता क्या है? मैटर को डिवाइड करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो आप एक बेसिक यूनिट पे पहुंच जाएंगे। तो ये था हमारे पास ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखें ए और बी में हमने देखा कि किस तरह जो है वो एटम को डिफाइन किया गया अकॉर्डिंग टू प्रीवियस इन वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है, वी टॉक अबाउट। और दूसरे में हमने देखा ग्रीक्स। और अब हम देखेंगे कि जो मैटर है उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे किया गया। अब दो तरह के एनालिसिस होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में थोड़ा सा फ़र्क समझ लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये पॉइंटर है, ठीक है, मैं कहता हूँ इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, सपोज, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस है, यानी मैं इसकी क्वालिटी बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कार्बन इतने परसेंटेज है, हाइड्रोजन की परसेंटेज इतनी है, नाइट्रोजन की परसेंटेज इतनी है, तो देन हम इसको बोलेंगे ये इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुआ। तो मैटर को भी क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया गया। तो उसमें ये जाना गया कि जो मैटर है ना, कोई भी मैटर, वो मोस्ट प्रॉबेबली कुछ एलिमेंट से मिलके बनी है। ज़्यादा जो मैटर्स हैं वो उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ना ये मोस्ट प्रोबेबली पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में 16 तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिक हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो ये मैटर्स जो थी ना, नॉर्मली देखा गया बेसिकली इन ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलके जो बनी होती है उनके नाम इस तरह के आए, ठीक है। मतलब जिससे मैटर ज़्यादा प्रॉबेबली बन सकती है वो एलिमेंट्स कॉमनली इस तरह के थे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो मैंने उनमें से कुछ जो हैं यहाँ पे लिखे हैं। अब
ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एक और बात देखने में आई कि अगर हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं, कोई भी कंपाउंड है, जैसे हम कहते हैं वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, H2O, तो इस कंपाउंड को अगर हम तोड़ें, इसको हम अगर डिस्ट्रक्टिवली तोड़ दें, तो इसमें जो तोड़ने के बाद इसके कंपोनेंट्स बनेंगे वही एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब कंपाउंड जो मैटर है, कंपाउंड भी एक मैटर है ना, तो मैटर यानी अगर कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसको तोड़ा जाए तो उससे एलिमेंट्स बन सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर किया गया। ये तकरीबन 17th सेंचुरी में ये काम जो है वो सरअंजाम दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल भी है, लेकिन इसकी एटॉमिक थ्योरी भी है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। लेकिन बिफोर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थ्योरी, फर्स्ट इसने ये एक्सप्लेन किया कि अगर आप एटम को समझना चाहते हो, ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड अबाउट एटम, तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट 2 लॉज, ठीक है, और उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, ठीक है, और दूसरा इसमें लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये लॉ क्या हैं इनको तो हम बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसने ये कहा कि अगर हम इन लॉज को समझना चाहते हैं या इस एटम को समझना चाहते हैं तो पहले इन लॉज को समझो, या अगर इन लॉज को समझना चाहते हैं तो अल्टीमेटली हमें एटम को समझना पड़ेगा। तो इसका रिजल्टेंट ये निकलता है कि अगर इन लॉज को हमने समझना है तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट दिस एटम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है कि मैटर यानी एनर्जी को ना तो हम खुद से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी तरह जो डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ये भी जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो यहाँ पे आपस में एक रेशियो है वो 1 और 8 की आती है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 का 2 बनेगा, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, ठीक है। तो 2 और 16 की रेशियो अगर इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो 1 और 8 की आती है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो हमारे पास ये 2 लॉज को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं करेक्टली, तो पहले हमें समझना पड़ेगा इस एटम को अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इसका नज़रिया बिल्कुल ग्रीक्स के नज़रिए से मिलता जुलता था, क्योंकि इसकी भी कोई एक्सपेरिमेंट एविडेंस नहीं थी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एटम इज़ द इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम कोई भी नाकाबिले जो है, जिसको हम नाकाबिले तकसीम कह सकते हैं, जिसको हम फर्दर तकसीम नहीं कर सकते, वो ज़र्रा है, ठीक है। एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एज वेल एज ग्रीक्स थ्योरी कि एटम वो सबसे छोटा ज़र्रा है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो दोनों की डेफिनेशन क्या बनेगी अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, डाल्टन्स की एटम की डेफिनेशन क्या है या ग्रीक्स की जो डेमोक्रिटस ने की थी वो एटम की डेफिनेशन क्या है, तो आप बताएंगे एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। सो दैट्स इट। इसके बाद हम मूव करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख भी देता हूँ एटम की। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सबस्टांस या एलिमेंट कह लें, ठीक है, विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ठीक है, जिसको हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकते हैं। ये नज़रिया डेमोक्रिटस का भी था यानी ग्रीक्स का, और यही नज़रिया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में दिया गया। अब हम आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। अब देखो, आपको पता है आपने FS 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहाँ पे आपने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज एज वेल एज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों देखी थी, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी। तो उसे पता चला कि जो एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। तो इट मीन्स दैट कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम में वो बदल गई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एटम इज़ दी, ये भी आपने याद करनी है, दोनों में फ़र्क आ जाता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, या सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। यहाँ पे हमने ये नहीं कहा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अभी भी हम इसको एटम ही बोलते हैं एटमस से, क्योंकि ये पुराना वर्ड है। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं उनको देख लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो वो ज़रा देख लें। जैसे हमारे पास अभी मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रॉन की,
इलेक्ट्रॉन तो एटम से छोटा है ना और एटम के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, ये हर एटम में मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा न्यूट्रिनो है, आपकी बुक में लिखा हुआ एंटी न्यूट्रिनो है, हाइप्रोन है, और इस तरह के तकरीबन 100 के करीब जो है ना वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो किसी एटम में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो मज़ीद इसमें चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अभी मैंने कहा कि आपके पास जो एटम है उसके अंदर 100 के करीब जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो अब हमें ये बात कंफर्म पता चल गई है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, और इसको फर्दर हम मज़ीद डिटेल में समझेंगे जाके चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। तो इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें मज़ीद मैं आपको बताना चाहूँगा। जो आपके पास एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट वो एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जो है वो एटम से मिलके बना होता है। कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हीलियम है, ये एटम अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। नियॉन है, ये अकेला एटम एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहूँ हाइड्रोजन, क्या ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है? तो आंसर है नहीं। या तो ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, या ये पानी के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना देगा, वाटर H2O। तो इस तरह बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। सिर्फ नोबल गैसेज हैं, इनको नोबल गैसेज बोलते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। बाकी कोई भी एलिमेंट आज़ादन एग्जिस्ट नहीं करता, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद लास्ट पे, इस आर्टिकल के लास्ट पे जो आखिरी चीज़ है वो ज़रा समझ लें। देखें, वो था हमारे पास एक साइंटिस्ट, उसने थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिया है, बर्जीलियस को, ठीक है। बर्जीलियस वॉज ए साइंटिस्ट। इन्होंने एटॉमिक मैसेस, ठीक है, और इन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल जो थे, एलिमेंट्स सिंबल्स जो थे ना, ये डिस्कवर किए थे। तो ये 2 पॉइंट्स आपने मारूजी के तौर पे यानी एमसीक्यू के तौर पे याद रखने। बर्जीलियस वाज ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर द एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एंड देयर सिंबल्स एज वेल। अब जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को H लिखा है, तो ये जो सिंबल दिया था ये बर्जीलियस ने दिया था। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं उनकी अपडेट आपको मिल पाए। अल्लाह हाफिज़।